नमस्कार साथियों, जीत क्लासेस भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अपन पढ़ रहे थे स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 के लिए, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र के कुछ टॉपिक, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित नेताओं में आज जो 10 नेताओं के नाम दे रखे हैं उनमें 9 नेता अपन पढ़ चुके हैं। आज अंतिम है इसमें सुभाष चंद्र बोस। तो पढ़ते हैं आज सुभाष चंद्र बोस को। बाकी आपको सभी नेताओं के बारे में जो पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पढ़ना है, तो बाकी सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस को। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को और इनका निधन 18 अगस्त 1945 को हुआ था। इनके जीवन के बारे में, इनका जन्म है कटक उड़ीसा में। ये कटक उड़ीसा, ये उस समय बंगाल प्रांत का, उड़ीसा बाद में बना था, बंगाल प्रांत का हिस्सा था। ये कटक में इनका जन्म है। इनके पिता जानकी दास और माता का नाम प्रभावती था। ये स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे, स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे। 1920 में आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज में 4th रैंक इन्होंने प्राप्त की, मगर एक ही वर्ष बाद 1921 में यहां से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और अपने को राजनीतिक जीवन में पदार्पण किया। नेक्स्ट, इनका राजनीतिक जीवन क्या है? 1921 से 32 तक ये कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लेते रहे और 1932 से 39 तक इनके बीच में यूरोप गए और कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। और 1939 से 45 के बीच में कांग्रेस से त्यागपत्र भी देते हैं और जर्मनी और जापान की यात्रा करते हैं। तो विस्तार से इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो पहला अपन पढ़ेंगे पार्ट 1। ये 3 पार्ट अपने कर रखे हैं। इनमें तीनों पार्टों को क्रम से पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है 1921 से 1932 का इनका काल। सिविल सेवा से त्यागपत्र देने के बाद देशबंधु चित्तरंजन दास ने सिविल सर्विस यानी आईसीएस से जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, 4th रैंक आई थी, फिर भी इन्होंने त्यागपत्र दिया। उसके बाद में ये किन के संपर्क में आए? देश बंधु चित्तरंजन दास के संपर्क में आए। इन्होंने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। किनको? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। तथा राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर, असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने को बोस ने क्या कहा? गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, असहयोग आंदोलन 1922 में गांधी जी ने स्थगित कर दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह क्या है? राष्ट्रीय आपदा है। स्थगित, जो गांधी जी ने राष्ट्रीय ये असहयोग आंदोलन स्थगित किया, इसका विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस ने और राष्ट्रीय आपदा कहा। निम्न पदों पर रहे। ये कौन कौन से पदों पर आसीन रहे? तो नेशनल कॉलेज के प्राचार्य रहे। नेशनल कॉलेज के प्राचार्य रहे। इस नेशनल कॉलेज की स्थापना आपको पता होना चाहिए CR दास ने की थी। CR दास यानी चित्तरंजन दास ने ये नेशनल कॉलेज की जो स्थापना की, उसके प्राचार्य पद पर सुभाष चंद्र बोस रह चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कलकत्ता नगर निगम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO पद पर नियुक्त किए गए सुभाष चंद्र बोस को। उस समय कोलकाता नगर निगम के महापौर कौन बने थे? महापौर बने थे, ये चेयरपर्सन बने थे, वो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास इसमें महापौर बने और CEO किसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? सुभाष चंद्र बोस को। और बाद में सुभाष चंद्र बोस भी कोलकाता नगर निगम के महापौर रहे थे। फिर इसके बाद में अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर बात करते हैं स्वराज पत्रिका आरंभ की थी। स्वराज पत्रिका आरंभ की और फॉरवर्ड पत्रिका जो CR दास की थी, CR दास की जो फॉरवर्ड पत्रिका थी, इसके भी संपादक रहे। बंगाल में राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किए गए। बंगाल में राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया और सजा के लिए कहां भेज दिया गया? मांडले जेल, बर्मा यानी म्यांमार में जो मांडले जेल थी, वहां इनको भेज दिया गया। और मगर 1927 में इनको टीबी की बीमारी हो गई थी, इसी कारण इनको रिहा कर दिया गया मांडले जेल से। नेहरू जी के साथ मिलकर
नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू के साथ भी ये कार्य कर चुके हैं। इनके साथ मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया और 1929 में एटक, ATTUC, एटक का अध्यक्ष बनाया गया। क्या है एटक? 1929 में ये अध्यक्ष बने थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। एटक मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। कब? 1929 में। नेक्स्ट बात करते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और इसी दौरान सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कारावास में डाल दिया गया। मगर गांधी इरविन समझौते के तहत, इनके गांधी इरविन समझौताओं के तहत इनको रिहा कर दिया गया वापस। दोबारा गिरफ्तार किए गए और साउकी, जबलपुर, मद्रास, इन जिलों में इन्हें रखा गया था। गिरते स्वास्थ्य को देखकर ये अनुमति लेकर स्वास्थ्य लाभ के लिए, इलाज कराने के लिए यूरोप चले जाते हैं। इनका अगला जीवन शुरू होता है 1932 से 1939। इस समय यूरोप की यात्रा की, लगभग 5 वर्ष तक यूरोप में वो रहे। युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया, युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया और ब्रिटेन पर विदेशी दबाव बनाने की कोशिश की, ब्रिटेन पर विदेशी दबाव बनाने की कोशिश की और ब्रिटेन का असली रूप पूरे विश्व के सामने रखने की कोशिश की। ये इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 1935 में रोम, यानी इटली की राजधानी रोम में फांसीवादी नेता मुसोलिनी से भी भेंट की थी। रोम में मुसोलिनी से भी भेंट की थी और अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल उन्हें भेंट की। मुसोलिनी को रोम, इटली में फांसीवादी नेता मुसोलिनी को अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल, इनकी आत्मकथा थी, ये उनको भेंट की थी, इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पुस्तक 2 भागों में लिखी गई। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है वो 2 भागों में लिखी गई। तो ये पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। प्रथम भाग इसका 1920 से 24 तक के जीवन के बारे में है, इनके संघर्ष के बारे में है। भारतीय संघर्ष जो प्रथम भाग है 1920 से 34 के बीच में, ये भारतीय संघर्ष इसमें दे रखा है और ये लंदन से प्रकाशित हुई थी 35 में। इसमें 35 में लंदन से प्रकाशित हुई, लेकिन इनके जीवन का संघर्ष है वो 1920 और 34 के बीच का, उसका उल्लेख है इसमें पहले भाग में। और दूसरे भाग में 1934 से 42 तक के इनके जीवन का उल्लेख है, इनके संघर्ष का उल्लेख है, जो रोम में प्रकाशित हुई थी। इसको लिखने में एक सहयोग किया था महिला ने, वो है एमिली सेंकल। एमिली सेंकल कौन थी? इसने इसमें सहयोग किया था। ये वियना में बोस ने जो शादी की थी वो थी इनकी पत्नी, बोस की पत्नी थी एमिली सेंकल, इसने इसमें योगदान दिया था। ये बोस की पत्नी थी, तो पत्नी का नाम ध्यान रखना, एमिली सेंकल। 1937 में पुनः वो भारत लौट गए और 38 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कहां पर है तो ये ध्यान रखना गुजरात में है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में भाग लिया और ये इसमें अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में गुजरात में हुआ था, इसमें ये निर्विरोध अध्यक्ष, एस.सी. बोस है वो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। और 1939 में नेक्स्ट अगले वर्ष में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, वो त्रिपुरी जो एमपी में पड़ रहा है, ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, ये त्रिपुरी एमपी में है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा खड़े के एक उम्मीदवार था, उनको हरा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने किनको हरा दिया था? गांधी जी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध, पट्टाभी सीतारामैया को। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने पटा लिया, मतलब हरा दिया। तो पट्टाभी सीतारामैया को मत मिले थे इसमें कितने? 1377 मत मिले थे और सुभाष चंद्र बोस को मिले थे 1580 और सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत जाते हैं और गांधी जी हो जाते हैं नाराज और गांधी जी ने कहा कि ये मेरी हार, ये मेरी निजी हार है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस की जो जीत हुई ना, उसमें मुख्य भागीदारी किसकी थी? एम थावर नाम का एक व्यक्ति है, उनकी मुख्य भूमिका थी। और इस पराजय, जो पट्टाभी सीतारामैया की पराजय हुई, गांधी जी ने इसे अपनी निजी हार कहा, गांधी जी ने अपनी खुद की हार कहा। और फरवरी 1939 में वर्धा महाराष्ट्र में कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें बोस ने भाग नहीं लिया। वर्धा में कांग्रेस की बैठक होती है फरवरी 1939 में, इसमें जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने भाग नहीं लिया। तो सरदार पटेल और गांधी जी को इन्होंने सूचना भी दे दी थी
लेकिन वो नाराज हो गए थे। नाराज होकर पटेल सहित सभी 11 मेंबर्स थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और मार्च 1939 में त्रिपुरी में वार्षिक बैठक आरंभ हुई। उसमें जो सदस्य थे कांग्रेस के, उसमें मतभेद चलते हुए बोस ने क्या कर दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बोस ने 29 अप्रैल 1939 को अध्यक्ष पद से, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कार्य समिति से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद में अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। और टैगोर ने जब इस्तीफा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस इस्तीफे की प्रशंसा की और कहा, क्या कहा, किसको, बोस को कहा देश नायक, बोस को देश नायक कहा, देश नायक की उपाधि दी थी। जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया उनकी जगह। तो उस समय इस बात पर टैगोर ने क्या कहा, इस्तीफे देने की बात पर टैगोर ने कहा, इस्तीफे की प्रशंसा की और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। नेक्स्ट बात करते हैं, 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने उन्नाव उत्तर प्रदेश में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, एक दल बनाया, कांग्रेस से अलग नहीं, ये ध्यान रखना, कांग्रेस के अंदर ही एक दल बनाया। उन्नाव कहां पर, उन्नाव उत्तर प्रदेश में एक दल बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का, कांग्रेस के अंदर ही एक दल बनाने की घोषणा की थी। ये घोषणा कोलकाता रैली में की थी उन्होंने, और इसका पहला सत्र बुलाया गया जून 1939 को, पहला इसका सत्र बुलाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जून 40 में फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ। पहला सम्मेलन कहां बुलाया गया, नागपुर में आयोजित किया गया। इसमें सभी समाजवादी और वामपंथी संगठनों को आमंत्रित किया गया, जिसमें अब इस दल का विरोध करने वाले कौन है, इस फॉरवर्ड ब्लॉक का विरोध किसने किया, तो एम.एन. रॉय और जयप्रकाश नारायण, इन्होंने इस फॉरवर्ड ब्लॉक का विरोध किया था। 3 वर्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिया, कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को बिगड़ेल बच्चा कहा, मेरा बच्चा या बिगड़ेल बच्चा, या मेरा बिगड़ेल बच्चा कहकर संबोधित किया था गांधी जी ने, किसको, सुभाष चंद्र बोस को। 2 या 3 जुलाई 1939 को हॉलवेल स्मारक हटाने के लिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन छोड़ने का निर्णय लिया, और मगर इस आंदोलन शुरू होने से पूर्व ही बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, कलकत्ता जेल में रखा, मगर स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो कलकत्ता में इनके आवास पर ही इनको नजरबंद कर दिया गया। कोलकाता जेल में रखा, लेकिन इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, इसी कारण इनको अपने घर में ही, कोलकाता में अपने घर में ही नजरबंद रखा गया। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया, व्यक्ति मरेगा तब भी जिंदा रहेगा, व्यक्ति मरेगा तब भी जिंदा रहेगा। इसका मतलब है उनके विचार है, उनके मत है, वो जिंदा रहेंगे। 17 जनवरी 1941 को नजरबंदी से भाग जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। ग्रेट एक्सेप्ट कहा गया, जिसे क्या कहा गया, ग्रेट एक्सेप्ट कहा गया। नजरबंदी से भाग जाते हैं, और कहां से भागते हैं, कोलकाता में अपने घर में नजरबंद थे, वहां से भागते हैं, चलते हैं दिल्ली की ओर और जाते हैं दिल्ली से कहां, पेशावर, पाकिस्तान पेशावर, और अफगानिस्तान की तरफ यानी जाते हैं काबुल से मास्को यानी रूस, मास्को जाते हैं, मास्को से जाते हैं जर्मनी, और जर्मनी से जापान, और पुणे लौटते हैं भारत। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, जिसमें इटली, जापान और जर्मनी ये धुरी राष्ट्र थे, और मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, वो थे मित्र राष्ट्र, और ये थे धुरी राष्ट्र थे, एक्सिस पावर थे। कौन थे, तो भारत की लड़ाई है वो अंग्रेजों के विरुद्ध थी, इंग्लैंड के विरुद्ध थी, और ये लड़ रहे थे इंग्लैंड के विरुद्ध, ये लड़ रहे थे इटली, जापान और जर्मनी, ये धुरी राष्ट्र इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा
कि अगर ये इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहे हैं, अगर इनकी हेल्प की जाए, इनका सहयोग लिया जाए, तो इंडिया की जो भारत की आजादी है इसमें अपन को ये पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन जितनी उम्मीद थी इतनी इन्होंने हेल्प की नहीं। तो इसीलिए ये जर्मनी, इटली, जर्मनी, जापान की यात्रा करते हैं। और ये युद्ध किन के बीच में था? धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में था। मित्र राष्ट्र में यूके था, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड था। इंग्लैंड के विरुद्ध ये सभी लड़ रहे थे। 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस जो घर से फरार हो जाते हैं, इस दौरान वे किस वेश में निकलते हैं? एक मौलवी का वेश धारण करके निकलते हैं। मौलवी का वेश धारण करके निकलते हैं घर से, और कोलकाता से गम्हो रेलवे स्टेशन, कोलकाता से गम्हो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। मौलवी के वेश में कोलकाता से गम्हो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, और वहां से रेल द्वारा ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली के बाद में ये कहां जाते हैं? पेशावर। दिल्ली से पेशावर की यात्रा किसके रूप में करते हैं? तो वो ध्यान रखना, मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से, मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में, यानी भ्रमण निरीक्षक, एक भ्रमण निरीक्षक होता है, उसके रूप में ये यात्रा करते हैं। कहां से कहां? दिल्ली से पेशावर तक मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में यात्रा करते हैं, यानी एक पठान के रूप में यात्रा करते हैं। पेशावर से फिर आगे जाते हैं काबुल। पेशावर से काबुल यात्रा एक मूक बधिर यात्री के रूप में करते हैं, एक गूंगा बहरा यात्री के रूप में पेशावर से काबुल तक जाते हैं। और फिर काबुल में होता है इटली का दूतावास। काबुल में इटली के दूतावास से संपर्क करते हैं, और इटली के दूतावास में ये एक जाली पासपोर्ट बनाते हैं, जाली नकली पासपोर्ट बनाते हैं। किस नाम से बनाते हैं? तो वो है ओरलेको मोजेटो नाम से एक जाली पासपोर्ट बनाते हैं। कहां से बनाते हैं? वो बनाते हैं काबुल से। काबुल में है इटली का दूतावास, इटली के दूतावास से एक ओरलेको मोजेटो नाम से जाली पासपोर्ट बनाते हैं, और वहां से मास्को चले जाते हैं। मास्को के रास्ते पहुंच जाते हैं जर्मनी, और फिर जर्मनी पहुंचने के बाद में वहां इनका होता है स्वागत। जर्मनी में यानी बर्लिन पहुंचते हैं, वहां इनका स्वागत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बर्लिन, जर्मनी में इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस सेंटर की स्थापना की, कहां पर की? बर्लिन जर्मनी में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस सेंटर की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटेन के खिलाफ प्रचार करना। इस सेंटर का उद्देश्य था ब्रिटेन के खिलाफ प्रचार करना, और जिसमें CN नाबियार, गिरिजा मुखर्जी तथा MR व्यास भी इनके साथ शामिल थे। ड्रेसडेन एक स्थान है, ड्रेसडेन एक स्थान है बर्लिन में, वहां से बर्लिन रेडियो की स्थापना, वहां से एक रेडियो स्टेशन की स्थापना करते हैं। ड्रेसडेन में बर्लिन रेडियो और आजाद रेडियो का प्रारंभ किया गया। कहां से? ड्रेसडेन स्थान का, बर्लिन में आजाद रेडियो शुरू करते हैं। यहां भी MR व्यास द्वारा इनका सहयोग रहा, और ये प्रसारण है वो 7 भारतीय भाषाओं में होता था। 7 भारतीय भाषाओं में इसका प्रसारण होता था। 4000 भारतीय लोगों को मिलाकर, 4000 भारतीय लोगों को मिलाकर इंडियन लीजन नाम से एक सेना का गठन किया। इंडियन लीजन नाम की सेना का गठन किया। ये बात है बर्लिन में गठन किया था दिसंबर 1941 को, और मई 1942 को हिटलर से भेंट करते हैं, लेकिन भेंट वो इतनी सफल नहीं रही, असफल भेंट होती है हिटलर से मई 1942 को। और हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि कही थी, नेताजी की उपाधि, और हिटलर ने दी थी, और जय हिंद का नारा दिया था। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हिटलर से असफल मुलाकात के बाद सुभाष चंद्र बोस है वो कहां चले जाते हैं? वो जाते हैं जापान। इटली, जर्मनी में इनको ज्यादा विशेष वो सहयोग की उम्मीद नहीं रही और फायदा नहीं मिला, तो अंत में वो जाते हैं जापान। जापान जाने का निर्णय लिया उन्होंने, और आबिद हुसैन के साथ, आबिद हुसैन, ध्यान रखना ये आबिद हुसैन के साथ कील बंदरगाह से एक जर्मन नाव में सवार होते हैं
नाव का नाम है U-180। U-180 जर्मन नाव थी। उस नाव से 9 फरवरी 1943 को जापान के लिए रवाना होते हैं और मेडागास्कर, पूरे राउंड लगाकर मेडागास्कर के पास जापानी नाव में सवार होते हैं या नाव चेंज करते हैं। पहले थे U-180 में, जर्मन नाव में, बाद में ये नाव चेंज की और I-29 I-29 नामक एक नाव थी, उसमें सवार होते हैं। जापानी नाव, ये जापानी नाव थी, जापानी नाव I-29 जिसका नाम था मित्सु में सवार होने के कारण बोस का छद्म नाम दिया गया मित्सु। छद्म नाम क्या कहा जाता है? मित्सु नाम से करा जाता है। 16 मई 1943 को टोक्यो पहुंचते हैं। 16 मई को टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचते हैं। वहां जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने इनका स्वागत किया। तोजो ने किनका स्वागत किया? सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया। 2 जून, ये सारी डेट अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है। जून 43 को वो टोक्यो से सिंगापुर जाते हैं। और सिंगापुर ये है ना, पहले जापान के अधीन था। सिंगापुर है वो जापान के अधीन था। एक सिंगापुर का युद्ध होता है। सिंगापुर का युद्ध होता है 1942 में। इसमें है ना, जापान जीत जाता है। जापान जीत जाता है। हारता कौन है? यूके यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये हार जाता है। और इसी के तहत सिंगापुर पर किसका अधिकार हो जाता है? जापान का अधिकार हो जाता है। इसलिए नेताजी कहां पहुंच जाते हैं? जापान से सिंगापुर पहुंच जाते हैं। 4 जुलाई को रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रमुख बनाया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रमुख बनाया गया। किसको? रासबिहारी बोस ने बनाया था सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र को बनाया था। इसी दिन बोस ने ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी दौरान नारे दिए गए, दिल्ली चलो का नारा दिया गया। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी देता हूं, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी उसी समय दिया गया। 25 अगस्त 1943 को बोस ने आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी, यानी शॉर्ट में अपन कह सकते हैं INA का पुनर्गठन किया और रंगून तथा सिंगापुर में इनका मुख्यालय बनाया। हेडक्वार्टर का बनाया इंडियन नेशनल आर्मी का, रंगून और सिंगापुर में। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी INA इंडियन नेशनल आर्मी की रेजिमेंटें कौन कौन सी थी, किस नाम से थी? तो एक तो थी नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। आजाद ब्रिगेड में आजाद कौन? मौलाना आजाद, इनके नाम से आजाद ब्रिगेड। ये खुद के नाम की सुभाष ब्रिगेड। नेहरू गांधी और एक महिलाओं की रेजिमेंट थी झांसी ब्रिगेड थी। तो ये 4 तो हो गई पुरुषों की। एक महिला ब्रिगेड थी झांसी ब्रिगेड, जिसमें लक्ष्मी सहगल या स्वामीनाथन, स्वामी भी कह सकते हैं, सहगल या लक्ष्मी स्वामी, इसका कमांडर बनाया गया। किसके नेतृत्व में? इसके ब्रिगेड का प्रमुख किसे बनाया गया? लक्ष्मी सहगल को। कौन सी ब्रिगेड? झांसी ब्रिगेड। 21 जून 1943 को सिंगापुर में भारतीय सरकार का गठन किया। ये डेट ध्यान रखना, 21 अक्टूबर 1943 को कहां पर? सिंगापुर में भारतीय सरकार का गठन किया। भारत के बाहर पहली मान्यता प्राप्त ये सरकार थी भारत की पहली मान्यता प्राप्त सरकार थी भारतीय सरकार, सिंगापुर में स्थापित की गई। इसके बाद में इस सरकार को, जो भारतीय सरकार बनाई गई सिंगापुर में, भारत के बाहर जो मान्यता प्राप्त संस्था एक सरकार बनी थी, इसको किन किन देशों ने मान्यता प्राप्त कर दी? कुल 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी, जिसमें थे जापान, जर्मनी, मंचुका, क्रोएशिया, इटली, थाईलैंड और बर्मा, नानकिनी और फिलीपींस। इन्होंने 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। आयरलैंड ने भी प्रशंसा पत्र भेजा था इनको। किसने? आयरलैंड ने। नेक्स्ट बात करते हैं, इस सरकार का प्रधानमंत्री कौन सी? ये
सरकार, भारतीय सरकार सिंगापुर में बनाई थी, इसकी बात कर रहे हैं। इसका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेनापति, ये तीनों ही पद है सुभाष चंद्र बोस के पास ही थे। तीनों ही पद सुभाष चंद्र, अहम पद है वो तीनों ही सुभाष चंद्र बोस के पास थे। इसका वित्त मंत्री है वो एसी चटर्जी को बनाया गया, और महिला इसमें थी लक्ष्मी स्वामी या लक्ष्मी सहगल कह सकते हैं। इसका प्रचार मंत्रालय है वो एस.ए. अय्यर के पास रखा गया। 23 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर सरकार के मुखिया के रूप में अपना उद्बोधन कैथ हॉल में दिया। सिंगापुर सरकार, ये सिंगापुर में जो सरकार बनाई थी, इसका मुखिया के रूप में 23 अक्टूबर 1943 को बोस ने उद्बोधन दिया, संबोधन दिया था। किस हॉल में? तो कैथ हॉल में। कैथ हॉल में इन्होंने संबोधन दिया। क्या कहा? मैं ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूं, मैं ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं भारत व भारत के 38 करोड़, ये आंकड़ा इंपोर्टेंट है, मैं भारत के 38 करोड़ नागरिकों की, भारत के 38 करोड़ नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करूंगा। क्या कहा? मैं भारत के 38 करोड़ नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नवंबर 1943 में आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी बैंकॉक के रास्ते अंडमान, इंडियन नेशनल आर्मी बैंकॉक के रास्ते अंडमान और निकोबार द्वीपों को जीतकर, ये इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिक और सुभाष चंद्र बोस सहित ये कहां पहुंच जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीपों पर। और यहां पर जापान सरकार के सहयोग से, जापानी सेना के सहयोग से ये अंडमान निकोबार पर जीत हासिल कर लेते हैं, जीतकर भारत में मिला लेते हैं। किसको? अंडमान निकोबार को। नवंबर 1943 में जापान ने मान्यता प्रदान की। इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत ने जीते थे, भारत को दे दिए। किसने? जापान ने। उसके बाद में इनका नाम परिवर्तन कर दिया गया। अंडमान का नाम क्या रखा? शहीद द्वीप। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। निकोबार का स्वराज द्वीप। लोंगानाथन को प्रशासक नियुक्त किया गया। अंडमान निकोबार का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? लोंगानाथन को। नेक्स्ट बात करते हैं। अंडमान जीतने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA रंगून, मांडले होते हुए, अराकन होते हुए भारत में प्रवेश करने का एक अभियान चला। ठीक है, तो अभियान चलाया गया भारत में प्रवेश करने का, ऑपरेशन यूगो। ऑपरेशन यूगो नाम क्या अभियान का? ऑपरेशन यूगो, या थोड़ा स्पेस है यूगो, ऑपरेशन यूगो। और फिर 18 मार्च 1944 को ये सेना भारत में प्रवेश करती है और मणिपुर के मोरांग पर 14 अप्रैल को कब्जा कर लेती है, लेकिन इम्फाल को घेरती है। इम्फाल को घेर लिया इसने, किसने? इंडियन नेशनल आर्मी ने। इम्फाल, मणिपुर इम्फाल को घेर लिया। इस समय जापान, इस समय वर्षा का मौसम था और इसी कारण जापान की सेना के साथ इनका संपर्क बना हुआ था, वो संपर्क टूट जाता है। मानसून की वर्षा, जो मानसून के कारण ये वर्षा शुरू हो जाता है और जापान की सेना से, जापानी सरकार से इनका संपर्क टूट जाता है और जो सहायता थी वो बंद हो जाती है। 6 जुलाई 1944 को रेडियो रंगून से गांधी जी को संबोधित करते हुए युद्ध की घोषणा करते हैं। गांधी जी को कहां से, कितनी तारीख? यह तारीख इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 जुलाई 1944, 6 जुलाई 1944 रंगून रेडियो से, रंगून म्यांमार बर्मा, वहां के रेडियो से गांधी जी को संबोधित करते हुए युद्ध की घोषणा की। ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देश की आजादी की अंतिम लड़ाई की घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? भारतीय स्वाधीनता का आखिरी युद्ध आरंभ हो चुका है। भारतीय स्वाधीनता का आखिरी युद्ध आरंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कहा राष्ट्रपिता। भारतीय स्वाधीनता कहां से? रंगून रेडियो से 6 जुलाई 1944 को यह घोषणा की थी सुभाष चंद्र बोस ने। क्या घोषणा की? भारतीय स्वाधीनता का आखिरी युद्ध आरंभ हो चुका है, राष्ट्रपति हमें आज्ञा दें, राष्ट्रपति हमें इसके लिए आज्ञा दें। INA की पराजय हुई, लेकिन वो जापान से सहायता नहीं मिली और वर्षा ऋतु के कारण, ये मानसून के कारण ये समस्या हो गई और ये इंडियन नेशनल आर्मी की पराजय हो गई यहाँ। और बोस 13 अगस्त
13 अगस्त 1945 को सिंगापुर चले गए, सिंगापुर गए और यहां से फार्मूसा द्वीप गए, फार्मूसा द्वीप। ये बात थी 18 अगस्त की। नेक्स्ट बात करते हैं हबीब उर रहमान के साथ जापान के लिए उड़ान भरते हैं। हबीब उर रहमान इनके साथ ये जापान के लिए उड़ान भरते हैं, मगर क्या होता है, मगर होता है 18 अगस्त 1945 को। 18 अगस्त 1945 को किसके साथ ये जा रहे थे? हबीब उर रहमान के साथ जापान के लिए उड़ान भरते हैं और इसी में विमान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है इनका विमान और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु का कारण जानने के लिए एक आयोग बनाया गया, खोसला आयोग, मुखर्जी आयोग, ये आयोग गठित किए गए, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। लाल किले पर मुकदमा, बात करते हैं लाल किले पर मुकदमा, या कह सकते हैं INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी का मुकदमा। ये सुभाष चंद्र बोस पर चले थे। तो बोस की मृत्यु के बाद जो बाकी सैनिक थे, मुख्य भागीदारी में जो सैनिक थे, जो क्रांतिकारी थे, उन पर यह मुकदमा चलाया गया, लाल किले पर मुकदमा, लाल किले का मुकदमा या INA का मुकदमा। तो बोस की मृत्यु के बाद इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों व अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया, जो 5 से 11 नवंबर 1945 की बात है। ये इसमें इंडियन नेशनल आर्मी का पक्ष लिया था किसने? इसमें JL नेहरू और KN काटजू और AA अली यानी अरुणा आसफ अली, KN काटजू और JL नेहरू और भुल्लाभाई देसाई, अरुणा आसफ अली, KN काटजू और JL नेहरू, इन्होंने INA इंडियन नेशनल आर्मी का पक्ष लिया। और वो कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो, मेजर शहनवाज खां को जो फांसी की सजा सुनाई थी, इस मुकदमे में इनको ये किन से संबंधित थे? INA से, इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित अफसर थे, इन पर यह मुकदमा चला गया। कौन सा मुकदमा? तो लाल किले पर मुकदमा, लाल किला मुकदमा ये चला था, या कह सकते हैं INA मुकदमा। किन पर चला? कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो, मेजर शहनवाज खां, इनको इस मुकदमे के तहत फांसी की सजा सुना दी। इनको फांसी की सजा सुना दी, तो इनके विरोध में पूरे भारत में इनका विरोध हुआ और इनको बचाने के लिए यानी INA की तरफ से, INA के पक्ष में इनको बचाने के लिए JL नेहरू, KN काटजू और अरुणा आसफ अली और ढिल्लो भाई देसाई ने पक्ष रखा। इनकी फांसी की बचाने के लिए पक्ष रखा गया इनकी तरफ से, और पूरे भारत में इसका विरोध हुआ और नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो, INA को छोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो, INA को छोड़ दो, ये नारे लगाए गए। विरोध देखते हुए वो तत्कालिक वाइसराय वेवेल, उसमें वाइसराय कौन था? वेवेल ने मृत्युदंड की सजा को कम कर दी और उम्र कैद में बदल दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य इनके कार्य क्या थे? सिंगापुर युद्ध में जापानी सेना, सिंगापुर युद्ध में अन्य कार्य है इनके बारे में बात करते हैं। सिंगापुर युद्ध में जापानी सेनापति फ्यूजीमारा, जापानी सेनापति कौन थे? फ्यूजीमारा के समक्ष आत्मसमर्पण किए। भारतीय सैनिकों की देखो, सिंगापुर युद्ध में जापानी सेनापति फ्यूजीमारा के समक्ष आत्मसमर्पण किए और भारतीय सैनिकों की INA बनाने की योजना, ये इंडियन नेशनल आर्मी ये बनाने की योजना किनकी थी? तो ये जापानी सेनापति था फ्यूजीमारा की योजना थी, ये इनकी योजना थी, ठीक है। और उसके बाद में इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की स्थापना की गई। कब की गई ये स्थापना? 1942 में। इसका मोटो क्या है? फतेहाद, इसका मोटो है, लोगो है फतेहाद, इत्माद, कुर्बानी, ये इनका मोटो है। क्या है? फतेहाद, इत्माद और कुर्बानी। इसकी धुन क्या है? कदम कदम बढ़ाए जा, ये किसने बनाई थी?
राम सिंह ठाकुर। 1937 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है, 2 आत्मकथाएं लिखी थी। एक पहली आत्मकथा है 1937 में लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने, इंडियन पिलग्रिम नामक पुस्तक है, इंडियन पिलग्रिम। तो ये पुस्तक ऑटोबायोग्राफी। और इसके बाद में एक है स्प्रिंगिंग टाइगर, ये भी आत्मकथा किनकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की है। ये किसने लिखी थी? तो ह्यूज टोफे ने ये लिखी थी। तो आज अपन ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा है। इसी के साथ अपन का जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले नेताओं के बारे में, अपन कुल 10 नेताओं के नाम थे, सारे सभी को पढ़ चुके हैं और बाकी सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।